नमस्कार, लेट्स मेक सारा दिन में आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम देश और दुनिया की खबरों के विश्लेषण के साथ आपके सामने प्रस्तुत होते हैं। आज जो एक खबर हम लेके आए हैं, ये राजनीति से एक खबर आती है, बिहार की राजनीति से। बिहार में तेजस्वी यादव ने कहा है कि वो एक यात्रा निकाल रहे हैं, जो कि वहां एसआईआर के विरोध में ये यात्रा निकाली जा रही है। क्या ये सिर्फ एसआईआर का विरोध है या फिर ये एक चुनावी यात्रा है? क्या है उसकी असली मंशा? इन सभी सवालों को जानने के लिए हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक अनंत मिश्रा जी। अनंत जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। बिहार में एसआईआर सर जिसको कहा जा रहा है, इसके खिलाफ कह रहे हैं कि एक यात्रा हम निकाल रहे हैं कि वोटर लिस्ट में बहुत सारे लोगों के नाम कट रहे हैं। तो क्या ये सही में इसके विरोध में यात्रा है या इस बहाने से अपनी चुनावी जो राजनीति है उसको सेट किया जा रहा है? देखिए, बिहार में कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल बिहार में लगातार मिल रही हार को जीत में बदलने के लिए, मतलब जो हार लगातार मिल रही है दोनों पार्टियों, उसको जीत में बदलने के लिए एक तरीके से चुनावी यात्रा है जो राहुल गांधी और तेजस्वी दोनों मिलकर निकालने वाले हैं। पहले ये यात्रा 10 तारीख से निकलने वाली थी, 10 अगस्त से, लेकिन शिबू सोरेन जो झारखंड के मुख्यमंत्री हैं, उनका निधन होने और बिहार के कुछ हिस्सों में अभी बाढ़ आई हुई है, इसके कारण इस यात्रा को 15 अगस्त के बाद, स्वाधीनता दिवस के बाद 17 अगस्त से निकालने का है। तो निश्चित रूप से ये यात्रा जो मतदाता सूचियों में गहन पुनरीक्षण जो हो रहा है, जिसका कांग्रेस और लालू प्रसाद यादव की पार्टी विरोध कर रही है जी। तो उस एसआईआर जो आपने कहा उसके विरोध में निकालने की बात है। लेकिन इसका मूल मकसद बिहार की हार को जीत में बदलने के लिए लोगों का जन समर्थन जुटाना मुख्य है। और राहुल गांधी, जिन्होंने पहले भारत जोड़ो यात्रा निकाली थी, आपको याद होगा, लोकसभा चुनाव से पहले, तो उनकी एक सोच है। आप ये देखिए कि कांग्रेस जो है 1990 में उनके आखिरी मुख्यमंत्री थे जगन्नाथ मिश्रा बिहार में। उसके बाद से कांग्रेस आज तक सत्ता में नहीं आई। बिहार एक जमाने में जब संयुक्त बिहार था, झारखंड और बिहार मिलके, तो यूपी के बाद 54 सीटें आती थी वहां लोकसभा की, 54। अब वहां 40 सीटें हैं। और पिछले लोकसभा चुनाव के अंदर जो एनडीए गठबंधन है, भाजपा और उनके सहयोगी दल नीतीश कुमार और चिराग पासवान, उनको 30 सीटें मिली थी 40 में से। और लालू प्रसाद यादव और कांग्रेस और कम्युनिस्टों का जो गठबंधन, उनको 10 सीटें मिली थी। और इससे पहले जब 2020 का विधानसभा चुनाव हुआ, पिछला विधानसभा चुनाव, उसमें भारतीय जनता पार्टी, नीतीश और चिराग पासवान को 125 सीटें मिली और कांग्रेस और जो राष्ट्रीय जनता दल है और कम्युनिस्ट, इनको 110 सीटें मिली। मतलब हम कह सकते हैं कि 125 110 बहुत कांटे की टक्कर थी। अगर 6-7 सीटें बीजेपी की कम हो जाती गठबंधन की, तो वहां सरकार पलट सकती थी। तो कांग्रेस को और लालू प्रसाद यादव को ये लग रहा है कि ये अच्छा मौका है। और नीतीश कुमार अब उम्र के उस मोड़ पर पहुंच गए हैं जहां उनकी जो पहले जैसी ऊर्जा थी, पहले जैसी शक्ति थी, पहले जैसा उनका जो एक सुशासन बाबू उनको नाम दिया था लोगों ने कि बहुत अच्छा शासन है, जो लालू प्रसाद यादव जो मुख्यमंत्री थे, राबड़ी थे, जब बिहार में अराजकता फैली हुई थी, उसके मुकाबले नीतीश कुमार ने कानून व्यवस्था की स्थिति को सही किया। लेकिन अब नीतीश कुमार उम्र के और स्वास्थ्य कारणों से वो सक्रियता नहीं दिखा पा रहे। तो कांग्रेस और लालू प्रसाद को लगता है कि वो जो उसका वोट बैंक है, जो भाजपा के साथ कुछ परसेंट नहीं जा पाए, उस वोट बैंक को अपनी तरफ करो, उसके लिए यात्रा निकल रही है, जिसमें राहुल गांधी और तेजस्वी यात्रा निकालेंगे पूरे बिहार में। मकसद उसका, मुद्दा एसआईआर को बनाया है, लेकिन मकसद है जनता की नब्ज टटोलना। जो हवा के साथ जो वोटर बहते हैं ना, कई किसी भी पाले में नहीं खड़े होते हैं, 5-7%, 10%, वो हवा का रुख देखते हैं, किसकी हवा चल रही है। आखिरी दौर में उन वोटर को अपने साथ जोड़ने के लिए कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल ये यात्रा निकालने जा रहे हैं। अच्छा, कल एक मजेदार घटना हो गई है। एसआईआर का विरोध करते करते तेजस्वी यादव थोड़ा सा खुद फंस गए। कल ऐसा हुआ, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और उन्होंने मीडिया के सामने दिखाया कि ये मेरा वोटर आईडी नंबर है, जैसे ही मैं इसको डालता हूँ मेरा लिस्ट में नाम नहीं आता। फिर चुनाव आयोग ने तेजस्वी यादव का जो वोटर आईडी नंबर है दूसरा उन्होंने दिया कि आपका इस नंबर से रजिस्टर है वोटर लिस्ट में नाम। तो अब उन पर हमलावर हो गए हैं विपक्ष ने, सत्ता पक्ष और बाकी लोग, कि तेजस्वी यादव के पास 2-2 वोटर कार्ड हैं, तो इसीलिए तो एसआईआर करवाया जा रहा है। और एक तरह से अब वो एसआईआर का विरोध करते करते उन्होंने ये साबित कर दिया कि एसआईआर होना एक तरह से ठीक है। नहीं, ये बिल्कुल जो आपने सवाल उठाया है, अगर जो व्यक्ति एक राज्य का उप मुख्यमंत्री रहा हो और मुख्यमंत्री पद का दावेदार हो, अगर सरकार आती है तो तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे,
उस वो व्यक्ति अगर दो दो जगह नाम है वोटर लिस्ट में, और चुनाव आयोग ने जो आंकड़ों सहित पेश किया कि साहब ये जो आपका 2 वोटर है, एक आप नाम कटवाओ इसलिए नहीं आपका नाम आ रहा है। तो बिहार के अंदर ऐसे बहुत से मतदाता हैं जिनकी या तो डेथ हो गई फिर भी उनके नाम है, या दूसरे राज्यों में चले गए उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम लिखा लिया, बिहार में भी उनके नाम है। तो ये जो फर्जी वोटिंग होती है, जो फर्जी मतदाता है, जो मतदाता और कहीं भी है और यहाँ भी बने हुए डबल डबल, ऐसे लोगों के नाम, या जैसे बाहर के जो देशों के, मतलब बांग्लादेशी है, वो घुसपैठ करके आ गए और उन्होंने किस राशन कार्ड या कुछ करके और अपना नाम लिखा लिया वोटर लिस्ट में, जबकि वो वोट देने के अधिकारी नहीं है। ऐसे लोगों को वोटर लिस्ट से निकालने के लिए जो चुनाव आयोग ने एक प्रक्रिया शुरू की, और विपक्षी दल और कई दूसरे लोग सुप्रीम कोर्ट तक गए, सुप्रीम कोर्ट ने उसको जायज ठहराया कि नहीं ये जो अभियान चल रहा है ये ठीक है। और दस्तावेज में अगर किसी के पास कोई दिक्कत आ रही है तो ऐसे 2-3 दस्तावेज उन्होंने और कहा कि इनको भी जोड़े जाएं आप, लेकिन उस प्रक्रिया को बंद नहीं किया है। लेकिन अब राजनीतिक दल है, उनको अगर विरोध करने का अधिकार है, वो कहते हैं कि भाई ये गलत हो रहा है, और जनता अगर उसको समझती है कि चुनाव आयोग जो कर रहा है वो गलत है, तो वो अब चुनाव जो 3 महीने बाद आने वाले हैं उसमें जनता अपना फैसला देगी। अब ये जो यात्रा निकाली जा रही है उस पर वापस आते हैं कि तेजस्वी यादव कांग्रेस को साथ लेके यात्रा पर हैं। अब इससे कांग्रेस को फायदा होने वाला ज्यादा है या तेजस्वी यादव और उनकी पार्टी को ज्यादा फायदा हुआ, क्योंकि कांग्रेस अब वहां ना के बराबर है बिहार में। देखिए सही बात है, अगर दोनों पार्टियां मिलकर लड़ती हैं तो निश्चित रूप से फायदा दोनों को होगा। जो भी अगर वोट आएगा, पिछली बार कांग्रेस ने वहां 70 सीटों पे चुनाव लड़ा और सिर्फ 19 सीटें जीत पाई। उससे पहले कांग्रेस के पास जो 2015 में थी वो 27 सीटें थी, 27 से घट के कांग्रेस 19 पे आ गई। जो कांग्रेस एक जमाने में वहां 200 सवा 200 सीटें जीतती थी वो आज 19 सीटों पे आ गई। और तेजस्वी और जो कांग्रेस है उनके बीच में सबसे बड़ी टकराहट यही सीटों को लेकर है। तेजस्वी का कहना है कि पिछली बार अगर कांग्रेस को 50 सीटें दी होती और कांग्रेस उन 50 में से 19 जीत जाती, जो 19 जीती है वो 20 सीटें वो थी, उसमें अगर हम 10 सीटें निकाल लेते तो सरकार हमारी बनती। तेजस्वी का सीधा सीधा आरोप है कि कांग्रेस की वजह से हम पिछली बार सत्ता में नहीं आ पाए। कांग्रेस की वजह से क्यों? क्योंकि कांग्रेस के पास जितना जनाधार नहीं है, लेकिन कांग्रेस सीटें ज्यादा मांगती है। अब भी ये सीटों को लेकर कई बार की दौर की बातचीत हो चुकी है, लेकिन तेजस्वी का कहना है कि 50 से ज्यादा सीटें हम कांग्रेस को नहीं देंगे, और कांग्रेस को लगता है कि हम 70 से कम सीटों पर चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर वो तो अभी आने वाले दिनों में बीजेपी और जेडीयू के बीच में भी खींचतान चलती है, हर राजनीतिक दलों के बीच ज्यादा से ज्यादा सीटें हथियाना चाहता है। लेकिन कांग्रेस और तेजस्वी दोनों की चिंता यह है कि बिहार में जो 20 साल से आरजेडी सत्ता से बाहर है और 35 साल से कांग्रेस सत्ता से बाहर है, तो उनका यह है कि जो 19 साल से 2005 के बाद जब राबड़ी देवी हटी तब से लेके आज जो 20 साल हुए हैं ना, उसमें 9 महीने का समय है जिसमें जीतन राम मांझी मुख्यमंत्री बने। बाकी 19 साल से नीतीश कुमार का वहां राज है। तो अब जो नीतीश कुमार की स्थिति, वहां व्यक्तिगत उनकी जो स्थिति कमजोर है, और उसका जो मतदाता है, उनके जो समर्थक है, उनके जो वोटर है, उनमें भी इस चीज को लेकर चिंता है कि नीतीश अगर नई सरकार आ गई और नीतीश का स्वास्थ्य ऐसा नहीं, तो नीतीश मुख्यमंत्री नहीं बने तो कौन बनेगा। बिल्कुल। तो दोनों दलों में, दोनों खेमों के अंदर खींचतान है सीटों के लेकर। लेकिन कांग्रेस और तेजस्वी चूंकि विपक्ष में है, इसलिए वो कई मुद्दों को लेकर, वहां एसआईआर का तो एक मुद्दा है, बाकी कई मुद्दों को लेकर वो बिहार में 15 दिन की एक जन यात्रा निकालेंगे, यात्रा, और उसमें अपने कार्यकर्ताओं को मोबिलाइज करेंगे, उनमें उत्साह भरेंगे, ऊर्जा का संचार करेंगे। क्योंकि उनकी कांग्रेस और उनकी चिंता एक और है, प्रशांत किशोर जो वहां अपनी जन स्वराज पार्टी बनाई है, प्रशांत किशोर किसके वोट लेंगे, ये अभी दोनों पार्टियां असमंजस में है कि उनको जो अगर वोट मिलेगा, मान लो 10% वोट लेते हैं, तो 10% वोट किसके खाते में से निकलेगा, ये किसी को पता नहीं है अभी कि वो इनकी पॉकेट से निकलेगा या उनकी पॉकेट से निकलेगा। तो वो भी अपनी, क्योंकि जन स्वराज यात्रा जो निकली है प्रशांत किशोर की, उसमें भारी भीड़ उमड़ी है। अब वो भीड़ वोट में तब्दील होगी कि नहीं होगी, और उसको काउंटर करने के लिए तेजस्वी और राहुल बिहार में यात्रा जो निकाल रहे हैं, उसका मकसद यही है सिर्फ। अच्छा, जो सत्ता पक्ष वाले लोग हैं, बीजेपी और जेडीयू वाले, उनमें से कुछ नेताओं के बयान आए कि उन्होंने एक कहावत बोली, चोर की दाढ़ी में तिनका। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग ने एक सामान्य प्रक्रिया जारी की है, तो तेजस्वी यादव और कांग्रेस क्यों परेशान है? अगर नाम कटेंगे तो हमारे वोटर के भी कटेंगे, आपके भी कटेंगे, या जो डबल डबल नाम है वो कटेंगे। तो क्या कहीं ऐसा तो नहीं है चुनाव आयोग ने दुखती रग पे हाथ रख दिया है? नहीं, देखिए दुखती रक्त तो नहीं, लेकिन जो आंकड़े आ रहे हैं
कि उसमें अगर 10% वोट करते हैं, 10% मतदाताओं के नाम जाते हैं, तो अगर वहां 7 करोड़ वोटर है, 6 करोड़ 80 लाख वोटर है और 40-50 लाख लोगों को चलेगा। चुनाव आयोग ने भी कहा है कि हम इस चीज पे नजर रखेंगे कितने लोगों के नाम कट रहे हैं। अगर चुनाव आयोग मानता है 5-6% लोग हैं, 100 में से 5 या 6% लोग हैं, वो डेथ भी हो सकती है उनकी, दूसरे राज्यों में भी हो सकते हैं, बांग्लादेशी घुसपैठिए भी हो सकते हैं, तो 5-6% अगर 30-40 लाख वोट कटता है तो बिल्कुल सही आपने कहा, चोर की दाढ़ी में तिनका वोटर कटेंगे। तो ये तो है नहीं कि किसी मतदाता के आगे ये लिखा नहीं होता कि किसका वोटर है, ये कांग्रेस का है, भाजपा का है, जेडीयू का है या आरजेडी का है। तो वोटर अगर घुसपैठिए होंगे, उसमें डबल जहां नाम है या जिनकी डेथ हो गई, तो दोनों पक्षों के वोट कटेंगे। उसमें ये नहीं सोचना चाहिए कि जितने वोटर के नाम कटेंगे वो सब हमारे ही होंगे। वो कोई स्पेसिफाई तो नाम काटे नहीं जा रहे। जो लोग नहीं मिल रहे अपने पते पर, जो लोगों की डेथ हो गई, अभी चुनाव आयोग ने पिछले दिनों कहा ना कि जो मृत लोगों के नाम काटे गए, मान लो वो कह रहे हैं कि जो लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि गलत नाम काटे जा रहे हैं, तो वो 10 लोगों को उपस्थित कर दें कि साहब ये जिंदा है और इनका नाम काट दिया गया, तो हम मानेंगे कुछ। मतलब आप एक तो आरोप लगाने के लिए आरोप लगा दो। पहले आपको ध्यान हो तो ईवीएम मशीन को लेकर बहुत बखेड़ा उठा था। चुनाव आयोग ने बाकायदा अखबारों में विज्ञापन देके, खबर छपा के सभी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया था कि आप आइए, ये ईवीएम रखिए, आप इसको हैक करके बताइए। आप टेक्नीशियन जितने भी आईआईटी के छात्र हैं सब आप आ जाओ, जितने भी एक्सपर्ट हैं, कि हम इसको हैक करके बता सकते हैं। हैक का मतलब है कि आपने वोट तो दिया मान लो कांग्रेस को और वो बीजेपी के खाते में चला गया, आप कोई भी राजनीतिक दल या उसका प्रतिनिधि नहीं वहां नहीं गया। और चुनाव आयोग ने अभी भी कहा है कि हमने पहले भी कई मौकों पर जो चुनाव आयोग को कटघरे में खड़ा करने का प्रयास किया जाता है। अभी जो वोटर लिस्ट में नाम जुड़ने या कटने की चल रही है, कांग्रेस अध्यक्ष ने एक धमकी भी दी कि हम भी सत्ता में आएंगे कभी, जब देख लेंगे। तो संवैधानिक संस्थाओं का आप अगर कोई विरोध है तो तर्क के आधार पर करो, आप आंकड़ों के आधार पर करो, आप सबूत ऐसे लेके जाओ, दिखाओ उनको कि साहब ये व्यक्ति जिंदा है और इसका मरा बता के नाम काट दिया गया। अगर 5 लोगों को भी आप ले जाके खड़ा करते हो तो निश्चित रूप से चुनाव आयोग को भी सोचना पड़ेगा। और जो निचले स्तर के अधिकारी हैं, जो अगर गड़बड़ी कर रहे हैं, वाकई में गलत जो नाम होना चाहिए और उसका काट रहे हैं, तो उनके खिलाफ भी एक्शन लिया जाना चाहिए। लेकिन सिर्फ आरोप लगाने के लिए कोई आरोप प्रमाणित नहीं अगर आप कर पाते हो तो इसका एक सिर्फ राजनीतिक स्टंटबाजी मानी जाएगी। बिल्कुल, ये क्या एक नई तरह की राजनीति की शुरुआत है? ये जो यात्रा है इसके बारे में बात कर रहा हूँ कि राहुल गांधी ने एक पैटर्न सेट कर दिया। पहले दक्षिण से उत्तर की यात्रा, भारत जोड़ो, फिर न्याय यात्रा, पश्चिम से पूर्व से पश्चिम की। तो क्या उसी एक मॉडल को अपनाया जा रहा है बिहार में? और कांग्रेस को फायदा भी मिला था लोकसभा चुनावों में। बिल्कुल, जो कांग्रेस भले ही सत्ता में नहीं आ पाई हो, लेकिन 2014 के चुनाव में जब कांग्रेस 44 सीटें जीती, फिर 52 सीटें जीती, 52 के बाद अगर 99 कांग्रेस जीत गई, जितनी दोनों चुनाव में कांग्रेस सीटें जीती थी 96, उससे ज्यादा एक चुनाव में अगर 99 सीटें जीती। निश्चित रूप से कांग्रेस का आज पूरे देश में जनाधार है। 2 ही राजनीतिक दल हैं जिनका पूरे देश में जनाधार है, एक भारतीय जनता पार्टी, दूसरी कांग्रेस। तो कांग्रेस के अध्यक्ष जब राहुल गांधी थे तो उनकी पार्टी के लोगों को भी, कई लोगों को लगता था कि राहुल गांधी उतने सक्रिय नहीं है जितने होने चाहिए। अगर आपको राजनीति करनी है तो आपको 24 घंटे की राजनीति करनी पड़ेगी। वो अक्सर विदेश चले जाते थे, उसको लोग भी, भारतीय जनता पार्टी भी उन पर कटाक्ष करती थी। और कांग्रेस के नेताओं में भी एक धड़ा था जो ये मानता था कि नहीं, राहुल गांधी को सक्रिय राजनीति करने में रहना है तो उनको पूरे टाइम राजनीति को देना चाहिए। तो राहुल गांधी ने जो यात्रा की, और मैं उसको अच्छी यात्रा मानता हूँ कि कोई व्यक्ति अगर पूरे देश को पैदल चल के घूमा, यात्राएं तो बहुत निकली हैं, छोटे छोटे इलाकों में निकली है, लेकिन पूरे देश को उन्होंने जाना पहचाना, उसका कांग्रेस को फायदा भी हुआ। लेकिन कांग्रेस आज जिस स्थिति में पहुंच चुकी, जितनी कमजोर हो चुकी, सिर्फ एक यात्रा से उसकी तस्वीर बदल जाए, उसकी तकदीर बदल जाए और वो फिर से सत्ता में आ जाए, ऐसा नहीं होगा। जो भी कांग्रेस के मजबूत नेता है उनको अपने राज्यों में यात्राएं निकालनी चाहिए। उत्तर प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगाल, ऐसे कई राज्य हैं जहां कांग्रेस बहुत चौथे नंबर, 5वें नंबर की पार्टी बन गई है। तो वो एक दिन में नहीं होगी, लेकिन निश्चित रूप से बिहार में जो तेजस्वी और राहुल गांधी मिलके जो यात्रा निकाल रहे हैं ना, उसका दोनों के जो चुनावी अभियान है, चुनावी नतीजे हैं, उन पे असर दिखाई देगा। तो क्या अब यात्रा का जवाब यात्रा से एक जनसुराज यात्रा और अब ये इनकी यात्रा, क्या यात्रा का नया पैटर्न बदल गया? जैसे कि आडवाणी ने शुरू की थी रथ यात्रा, राहुल गांधी ने शुरू की यही भारत जोड़ो, अब बिहार में भी 2 पार्टी यात्राएं कर रही है, एक जनसुराज,
क्या बीजेपी भी ऐसी कोई प्लानिंग करेगी? देखिए अभी तक तो बीजेपी का कोई आया नहीं कि ऐसी प्लानिंग करेगी। अभी जुलाई, अगस्त और सितंबर तक बिहार में बरसात आती है, बाढ़ आती है, और सितंबर के एंड में, अक्टूबर के शुरू में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। तो अभी तो भारतीय जनता पार्टी या जेडीयू का कोई कार्यक्रम ऐसा नहीं आया। लेकिन हाँ, जनसुराज के जो प्रशांत किशोर ने यात्रा निकाली, पिछले 6-8 महीने से निकाल रहे हैं, उसमें जो भीड़ उमड़ी, तो कांग्रेस कार्यकर्ता या आरजेडी के कार्यकर्ताओं का भी ये प्रेशर रहा होगा अपने नेताओं पे, साहब उनमें भीड़ जुट रही है, आप भी आइए, और वो सोच के निकाली हो। जो अब यात्रा निकलेगी 17 से, उसको देखना पड़ेगा कि कितना उसमें लोग जुटते हैं, क्या उसका जन समर्थन होता है। लेकिन यात्रा चुनाव के समय हर राजनीतिक दल किसी न किसी तरीके से, चाहे यात्रा हो, चाहे रैली हो, या सभाएं की संख्या बढ़ा देते हैं। अभी आपने देखा मोदी जी के बारे में भी विपक्ष ये लगा रहा है कि बिहार के दौरे उन्होंने ज्यादा शुरू कर दिए। ये मोदी हो या राहुल गांधी हो, हर पार्टी को अपने किसी भी राज्य में जाने का अधिकार है। अगर राहुल गांधी 10 यात्रा निकाल रहे हैं तो भाजपा के पेट में क्यों दर्द होगा कि भाई उधर से 10 बार जा रहे हैं, आप भी जाओ, आपको कोई ने रोक नहीं रखा है। और हर राजनीतिक दल का ये अधिकार है कि वो चुनाव से पहले, चुनाव के बाद, किसी भी समय, किसी भी देश के हिस्से में जाके राजनीति करे, रैली निकाले, यात्राएं करे, लोगों का जन समर्थन जुटाए। यही लोकतंत्र की खूबी है और खासियत है। बिल्कुल। अब इस यात्रा का जो परिणाम भले ही कुछ भी हो, पर एक बात जरूर है कि तेजस्वी यादव ने एक नई प्रक्रिया, मतलब जो कांग्रेस ने चलाई थी, राहुल गांधी ने चलाई थी, उसमें वो भी भागीदार हो गए। लेकिन इन्होंने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वो एसआईआर वाला मुद्दा उठाया था, क्या अब उसमें चुनाव आयोग के जवाब के बाद इनको कुछ दुष्परिणाम भुगतने पड़ सकते हैं? नहीं, देखिए इन चीजों से अगर कहीं के 2 जगह नाम हो गया या कट गया, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में चैनलों में चल रही है सुर्खियां, उससे जो मतदाता विभाजित है बिहार के अंदर, पिछली बार देखो आप 37% दोनों को वोट मिले थे जी, दोनों को 37%, 10-12 हजार वोट एनडीए को ज्यादा मिले थे। तो वहां का जो मतदाता है वो पूरी तरह पालेबंदी है, खेमेबंदी है, जातियों की जो गोलबंदी है उसमें है। इन 1-2 इस तरह की चुनाव आयोग में अगर 2 जगह वोटर लिस्ट में नाम आ गया, उससे मतदाताओं पे फर्क नहीं पड़ेगा। ना तो इस तेजस्वी का नाम 2 जगह आ गया इसलिए आरजेडी का मतदाता आरजेडी को छोड़ के बीजेपी में वोट दे देगा, ऐसा नहीं होता। वो सब बटे हुए हैं, और ये चुनावी जो रणनीतिकार हैं और जो है वो अपने तरीके से किस तरह से सेंध लगाएं, किस तरह से उनके पाले के वोट अपने पाले में लाएं, चाहे वो जातियों को तोड़ने आए या कैंडिडेट, जैसा अभी AIMIM असदुद्दीन ओवैसी की जो पार्टी है, पिछली बार बिहार में उन्होंने सीमांचल इलाके में अपने 20-25 कैंडिडेट उतारे, उनके 5 कैंडिडेट जीत गए थे। 5 तो वो जीते, और कम से कम 6 या 7 सीटें ऐसी थी कि जो उनके वोटों, जो जितने वोट लिए उसकी वजह से आरजेडी और कांग्रेस हार गई। तो असदुद्दीन ओवैसी ने अभी भी कह रखा है कि या तो हमको अपने महागठबंधन में लो, हमको भी 20-25 सीटें दो, नहीं तो फिर हम फिर से उतरेंगे। तो अभी तक चुनाव आने में बहुत 3-4 महीने का समय है, और कई बिहार की राजनीति, क्योंकि उत्तर प्रदेश और बिहार बहुत सक्रिय है राजनीति में, वहाँ का जो आम मतदाता है वो 24 घंटे मुखर रहता है राजनीति में। आने वाले दिनों में बिहार की राजनीति में अभी हमको कई रंग देखने को मिलेंगे। और ये जो एसआईआर वाला कुछ भी परिणाम आए, कैसे आने वाले समय में पश्चिम बंगाल की राजनीति पे फर्क पड़ने वाला है? वहां भी सोगोगाट शुरू हो गई है। नहीं, देखिए एक राज्य का दूसरे राज्य की राजनीति पे कभी फर्क नहीं पड़ता। बिहार के अंदर आरजेडी और जेडीयू है, और कांग्रेस भाजपा तो है ही। वहां पे ना तो जेडीयू है ना आरजेडी है, वहां ममता बनर्जी की पार्टी है। और जिस तरह यहाँ भाजपा और नीतीश कुमार 20 साल से राज कर रहे हैं, वहां पिछले 14 साल से ममता बनर्जी राज कर रही है। तो हाँ, वोटर लिस्ट में चूंकि जो आपने सवाल उठाया, जैसे बांग्लादेशी घुसपैठी है, वो बंगाल के अंदर भी है ये समस्या, और बहुत कई बार मांग उठी है कि बांग्लादेशी घुसपैठी आ गए और उन्होंने वोटर लिस्ट में नाम करा दिया। और चुनाव निकाय ये प्रक्रिया पूरे देश में चलेगी, सिर्फ बिहार का मामला नहीं है, और चलनी चाहिए। अगर फर्जी नाम है किसी भी उस राज्य में, किसी भी विधानसभा, किसी भी लोकसभा में, तो फर्जी नाम हटने चाहिए। लोकतंत्र तभी उसकी महत्ता रहती है। अगर फर्जी वोटरों के सहारे अगर चुनाव लड़ा जाए और जीता जाए, तो ये सतत प्रक्रिया है। और इस बार अगर ये गहन पुनरीक्षण चुनाव आयोग कर रहा है, तो बंगाल में, बिहार में, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, सब जगह होना चाहिए। इसमें किसी को इसमें दुख नहीं होना चाहिए। अच्छा, आपने अपनी बात में एक बात कही थी कि बीजेपी और आरजेडी को बराबर लगभग वोट मिले, 37%, 37, केवल 10-15 हजार का अंतर था। तो क्या यही विपक्ष के डर का कारण है, यानी कि आरजेडी का, कि अगर 10-20 हजार वोटर भी इधर से उधर हो गए
तो उनके लिए और ज्यादा परेशानी नहीं, बीजेपी और आरजेडी को 37% नहीं, मैं कह रहा हूँ बीजेपी गठबंधन जी और आरजेडी गठबंधन, दोनों गठबंधनों को 37% वोट मिले थे और कांटे की टक्कर थी। 12-15 हजार का एनडीए को ज्यादा वोट मिले थे। तो और सीटें भी 115 और 110, मतलब अगर 125 और 110। ये मेरा सवाल यही है हाँ। कि इतनी टफ फाइट में अगर 10% वोटर का नाम कटता है तो उससे मेजर चेंज नहीं, पर उसमें आरजेडी का वोटर की कटेगा, कांग्रेस का कटेगा, ये आरजेडी कैसे मान रही है? बिल्कुल। चुनाव आयोग का भी यही कहना है और ये एक सामान्य तर्कसंगत बात है कि जो वोटर कटेंगे वो दोनों पक्षों के हो सकते हैं। अगर किसी की, मान लो इन पिछले 2 सालों के जब लोकसभा चुनाव हुए और विधानसभा चुनाव होंगे, इसके बीच में 1.25 साल का है, इसमें मान लो 3 लाख लोगों की डेथ हो गई, तो सारे विपक्ष के लोगों की थोड़ी डेथ हुई होगी। या दूसरे राज्यों में जो रोजी रोटी कमाने गए हैं, उन्होंने वहां भी नाम लिखा लिया और सालों से रह रहे हैं, तो क्या उनमें सभी बीजेपी के भी होंगे पक्षधर, कांग्रेस के भी होंगे, आरजेडी के भी होंगे, जेडीयू की भी होंगे? तो इसमें ये तोहमत लगाना कि ये जो चुनाव आयोग कर रहा है ये विपक्ष के वोटरों के नाम काट रहा है, ये मतलब ये राजनीतिक आरोप नहीं है, इसकी मंशा कुछ अलग निकलती है अगर ये इस तरह के आप संवैधानिक संस्था पे उठाते हो। जी, तो जैसा कि अब आप देख ही रहे हैं, बिहार की राजनीति में अब पूरी तरह से चुनावी रंग छाने लगा है। अब तरह तरह की आप यात्राएं भी देखेंगे, चाहे पहले जनसुराज यात्रा रही हो और अब तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की यात्रा रही हो। क्या होंगे इनके परिणाम, ये तो चुनाव के परिणाम आने के बाद ही हमें पता चलेगा। ये चर्चा आपको कैसी लगी ये आप हमें कमेंट्स में बताएं। कार्यक्रम में जुड़े रहने के लिए धन्यवाद सर, आपका भी आने के लिए धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life. Download the app now from Play Store. Available both on Android and iOS mobile phones. And Let's Mic.